बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखो, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं ना, वो सब खत्म हो गया। जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, ये सारा पार्ट अपना खत्म हुआ। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा आप सब थोड़ा ज़्यादा लाइनें चलेंगे, कुछ कुछ काम की बातें आएंगी बस। ठीक है, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेट ऑन अर्थ। यानी क्या बोला कि देखो, सेलुलर फॉर्म यानी ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बोलते कब से आया, क्या बोल रहा हूँ, यानी बायोलॉजिकल अपन नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन है ना। यानी सिंपल बात है, जो काबिल है वो जिंदा रह रहा है, यानी जो अच्छा है, जो अपने आप को अडॉप्ट कर ले रहा है वो जिंदा रहा है। बाकी सारे ये एक्चुअल में चालू कब से हुआ, जब से पहला सेल वजूद में है, इसके अंदर सारी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन करने की कैपेसिटी थी, वहीं से चालू है। इसका मतलब ये बोलने का मतलब ये आ रहा है कि जो काबिल, जो अच्छे थे वो बचते चले गए, जो ख़राब थे, जो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, वो मरते चले गए। नेचुरल सिलेक्शन का सिंपल मतलब इतना ही बोला। ठीक है, लाइन टू लाइन देख लो। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन बोले तो क्या होता, इन द ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड, कब चालू हुआ, जब पहला सेल वजूद में आया, जो कैसा था, व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ व्हेन डिफरेंट ऑफ लाइफ विथ डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक पार्ट ओरिजिनेट ऑन अर्थ। यानी पहला सब जब से बना ना, जब से चालू होगा बोल रहा हूँ। इनका बोलने का मतलब यार, जितनी आज कुछ आप देख रहे हैं वो सारा नेचुरल सिलेक्शन का ही रिजल्ट है। द एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। देखो, द एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी, डार्विन थ्योरी किसके बारे, डार्विन जो है ना, सबसे मेन पॉइंट उसका मरकस है ना। एसेंस बोले तो इसेंशियल, या फिर बोल सकते हैं ना कि मेन थीम क्या है डार्विन की थ्योरी का। द एसेंस बोले तो जोहर बोला ना, जोहर बोले तो ऐसा अपन मान लेंगे कि इसका मेन थीम, एसेंस बोले तो कहाँ चलेगी एसेंस, हाँ द एसेंस, ये ना एसेंस का मतलब क्या है, मेन थीम। तो डार्विन की थ्योरी का मेन थीम क्या है, नेचुरल सिलेक्शन ही। ना उसकी थ्योरी ये बोलती है कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन होता है। ठीक है, बस ये काम है उसका। The rate of the appearance of new form is linked to the life cycle or the life form। अब उसने ये भी बताया कि कितने जल्दी नया कोई इंडिविजुअल बनकर आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, बोलता है द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म, यानी कितने जल्दी अलग अलग फॉर्म चेंज होंगे। जैसे इंसान की तो अलग वैरायटी कितनी जल्दी बनेगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, लिंक टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन, उसकी ज़िंदगी की मुद्दत कितनी। जैसे अपन देख रहे हैं वायरस की ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए उसके जल्दी जल्दी म्यूटेशन वगैरह अलग अलग फॉर्म बनकर आए, ऐसा बोला उसने। तो उससे रिलेट कर लिया कि जैसे इंसान की ज़िंदगी बहुत लंबी है, इसलिए उसके अंदर अपने कोई नई फॉर्म बनते दिख ही नहीं रही, कुछ अलग म्यूटेशन होते दिख ही नहीं रहा, ऐसा बोला उसने। इसका मतलब ये हो रहा, आई बात समझ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अपने को कि जो न्यू फॉर्म है उसका रेट किस पे डिपेंड करता है। हाँ, ये इंसान के सामने वाली जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ कितनी साल की है उसकी लाइफ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी अपने अंदर म्यूटेशन कर लेंगे। हाँ, कम इसके जितना छोटा लाइफ स्पैन उतना फास्ट म्यूटेशन होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर, कई घंटों के अंदर मिलियंस बन जाते बोलते हैं ना। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ए growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component। एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया है ना, अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, उसको अपन ने ए नाम दे दिए। ठीक है, ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम, जो एक गिवन मीडियम पे ग्रो कर रही है, हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कंपोनेंट। तो क्या करेंगे, अपने अंदर वेरिएशन ला लेंगे, जो तुम मीडियम डालेंगे ना उस मीडियम में अडॉप्ट कर लेंगे अपने को। जैसे ये कॉलोनी लिए तुमने बैक्टीरिया की, क्या करें, कुछ बैक्टीरिया कॉलोनी है, क्या है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उसके अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो कर, और यहाँ तुमने मीडियम डाले थे, क्या डाले थे, अलग कोई तो भी मीडियम डाले थे यहाँ पर। तो इस मीडियम के अंदर वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो इस मीडियम को अडॉप्ट कर लेंगे, इसमें जो कुछ भी न्यूट्रिएंट है वो खाने के काबिल बन जाएंगे। तुम चाहे कुछ भी डालो इसमें थोड़ी देर के बाद, ऐसा बोलने का बोल रहा हूँ। आई बात समझ। द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन अ मीडियम हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन, अपने अंदर फ़र्क ला लेंगे, वेरिएशन ला लेंगे इन टर्म्स ऑफ किसके अंदर, किस फॉर्म में, कि उस जो तुमने खाना डाले, मीडियम डाले, उसको वो खाने वाले, यानी उनके मेटाबॉलिक पाथवे चेंज होकर उस मीडियम को खाने के लायक बन जाएंगे। टू यूटिलाइज अ फीड कंपोनेंट, यानी जो डाले तुमने खाने के लिए उसको खाने के लायक बन जाएंगे बोलते हैं। अ चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बी दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन। अब देखो ये खा रहे थे, ठीक है, अब तुमने क्या करे, मीडियम चेंज कर दी, ये मीडियम निकाल ली और एक नया मीडियम डाल ली तुमने, क्या करे, एक नया मीडियम डाल दिए, है ना, सॉरी एक नया मीडियम डाल दिया इसके अंदर, देखो पीला वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया इस मीडियम के खाने के लायक बन जाएंगे वही जिंदा रहेंगे। वो समझा रहा है नेचुरल सिलेक्शन कैसा होता है कि पहले कुछ मीडियम था, बैक्टीरिया उसको खा रहे थे, ठीक है, उसमें फिट थे, कोई टेंशन नहीं था। मान लो पहले तुमने ग्लूकोज डाल दिए थे,
बढ़िया से। अब तुमने ग्लूकोज बदल के लैक्टोज डाल दी एकदम से, ये लैक्टोज है। तो अब लैक्टोज हो सकता है कुछ बैक्टीरिया इसको खा ना सके, है ना, हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया इसको, जैसे ये बैक्टीरिया मर जाए, खाएगा नहीं, इसको नहीं जमेगा वो, तो मर जाएगा। अब जो बैक्टीरिया बच जाएंगे वही क्या होगा, इसका मतलब नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया, उन्होंने अगर इस नए चेंज को अडॉप्ट कर लिए तभी वो बाकी रहेंगे। तो वो कच्चा क्या मर जाएगा? वो कुछ नहीं मालूम, खुद ही बोल दिया, तो किसी भी वजह से वो मर जाएंगे तो बस वो मर जाएंगे तो ख़त्म। और जो बच गए, इसका मतलब जिन्होंने अपने अंदर वेरिएशन ला लिए, इस नए खाने को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, वो जिंदा रहेंगे। इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोला। अब वो क्यों मरते, कैसे मरते, उसके बारे में नहीं बताया, है ना, ये क्यों मर जाते हैं, फिर कैसे अडॉप्ट कर लेते, उसके बारे में नहीं, बस अडॉप्ट कर ले रहे, ऐसा मान के चलो। जैसे पहले बोलते ना कि डायनासोर थे, डायनासोर कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, बहुत सारी आग गिर गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाए तो मर गए। थेरी है ना अलग अलग ऐसी, तो उस तरीके की बात है। ये नेचुरल सिलेक्शन समझा रहा है अपने, यानी जो माहौल में चेंज आने से जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंज नहीं ला सके वो ख़त्म हो गए, और जिन्होंने अपने अंदर बदलाव ला लिए वो बाकी रह गए। हाँ, a change in the medium composition would bring about only the part of the population say be that can survive under new condition. ठीक है, a change in the medium composition would bring about only that part of the population say be that can survive under the new condition, है ना, जो नई कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे वही उनमें चेंज आया इसका मतलब। चलो, यानी ये कुछ याद रखने का पॉइंट है क्या? नहीं है, यहाँ पर कोई समझने का, बस नॉर्मल। ठीक है, तुमको क्या पूछेंगे यहाँ से, तुमको पूछेगा कि ये बताओ कि वो किस में कितना जल्दी चेंज आएंगे, तो क्या बोलेंगे तुम, किस में जल्दी, जैसे जो दो ऑर्गेनिज्म बोल दिए, एक एलिफेंट बोल दिया, एक मूंगी बोल दी, इन दोनों में चेंज किस में जल्दी आएंगे? एंड में। क्यों? लाइफ स्पैन। हाँ, लाइफ स्पैन कम, बस ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन outgrows the others and appears as a new species। अब क्या होगा बोलते, वक्त के साथ साथ जो नया बैक्टीरिया देखे ना अपन ने, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन ग्रो आउटवर्ड्स, ये ग्रो करेगा, बढ़ेगा थोड़ा सा, और अपने को लगेगा नई चीज़ स्पीशीज बन गई है। तो ऐसा थ्योरी दे रहा है पूरा ना, बस डार्विन की थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द अदर्स एंड अपीयर अ न्यू स्पीशीज, दिस वुड हैपन विदिन डे, ये एक ही दिन में हो जाएगा। ये कितने दिन होगा, यानी बैक्टीरिया की एक स्पीशीज मान लो एक ही दिन में बनकर आ जाएंगी तुम्हारे सामने। तुमने बस मीडियम चेंज करे तो उस मीडियम में कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए वो मर गए, जो कर पाए उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिए, और वो कर लिए तो इसका मतलब वो नई स्पीशीज बन गई बैक्टीरिया। आ गया समझ? दिस वुड हैपन विद इन डे फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश। हाँ, थियोरेटिकल लिया है ऐसा, बस है ना, मान के चलो। चलो, दिस वुड हैपन, अब इसी चीज़ को होने के लिए विद इन डेज, हाँ, फॉर द सेम थिंग, इसी चीज़ के लिए टू हैपन विद इन अ फिश और फाउल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर। मछली को आज तक मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, हो गया, दे दिया। बैक्टीरिया बहुत जल्दी हो जा रहा है, लेकिन मछली के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा। यानी जैसे वो अब जैसे अपन पूछेंगे ना कि कहाँ चेंज तो होते दिखता नहीं, तो बोल दिया उन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर लगते, तो बस अब तुम टेंशन मत लो, फिर अब तक तो जिंदा रहेगा नहीं, तुम पूछने वाला मिलियंस ऑफ ईयर तक के, ऐसा बोला उसने। फॉल का किसको बोलते हैं? देखिए ना, खाए हो फिश और फूल, तो फूल का मतलब क्या होता है, परिंदा होता है। ठीक है, तो फिश यानी मछली को या फिर किसी परिंदे के साथ में अगर तुम ये करना चाहिए मीडियम चेंज करके, तो उसको अपनी स्पीशीज बदलने के लिए इसका बोलने का मतलब ये आ रहा है कि मिलियंस ऑफ साल लग जाएंगे। जैसे अपन कभी पूछेंगे ना, तुम ऐसा बोल रहे हो कि भाई वेरिएशन आता, चलो मान लिया अपन ने मच्छर में तो आता, सॉरी बैक्टीरिया में, वायरस में दिख जाता, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो बोल रहा है कि लाइफ स्पैन जिसकी जितनी बड़ी है उसमें उतना ज़्यादा टाइम लगता है वेरिएशन आने के लिए। इसलिए अगर किसी परिंदे में या मछली में तुम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो उसको मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, फॉर द सेम थिंग, हाँ, एज द लाइफ स्पैन ऑफ दीज एनिमल्स आर इन ईयर्स, क्योंकि उनके लाइफ स्पैन ईयर्स में है। वेयर हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज़ बेटर देन फिटनेस ऑफ ए। हम यहाँ बोल सकते हैं ना, अब ए वाले तो मर गए थे मीडियम चेंज करने पे, लेकिन बी वाले जिंदा रह गए। इसका मतलब ये है कि बी की फिटनेस ज़्यादा थी ए की फिटनेस, है ना। ये देखो, मान लो ऐसा, उसका बोलने का मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट क्या बोला उसने, देखो जैसे ये छोटे छोटे दो बना लिए अपन, ये एक कंटेनर बनाओ, चलो ये कंटेनर बनाओ, एक ये कंटेनर बनाओ, ठीक है ना। यहाँ पर भी बैक्टीरिया है, चलो ये रेड वाली बैक्टीरिया यहाँ पर है, ठीक है ना, रेड बैक्टीरिया, और यहाँ पर थोड़े कोई अलग कलर के बैक्टीरिया है, ये ब्लू यहाँ पर है, ठीक है, ये ब्लू बैक्टीरिया है। इसको ए नाम दे दो अपन, इसको ए दे दो नाम, इसको बी नाम दे दो, ठीक है। पहले अपन ने कुछ मीडियम रखी, ग्रीन वाला, देखो ये मीडियम डाले अपन ने ग्रीन, दोनों में भी, ठीक है, दोनों ग्रो कर रहे थे बढ़िया। अब क्या करें,
मीडियम फ़ौरन चेंज कर दिया, क्या करें, मीडियम चेंज करके मीडियम को बना दिया अपन ने पीला, ठीक है, क्या कर दिया उसको येलो बना दिया, ऐसा ये मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया, तो ये बैक्टीरिया मर गए, क्या कर गए, मर गए, और ये बैक्टीरिया जिंदे रहे। इसका मतलब कौन अच्छे है, बी अच्छे है, इसका मतलब इन्होंने अंदर अपने चेंज कर लिया, तो इसलिए अपन बोल सकते कि नेचर ने इनको सिलेक्ट कर लिया, और ये क्या है बोला, सो इसलिए बोला उसने सो बी इज़ बेटर देन ए, है ना, तो बी की फिटनेस क्या है, ज़्यादा है ए की फिटनेस है, अंडर न्यू कंडीशन नेचर सिलेक्ट फिटनेस, नेचर सिलेक्ट फॉर फिटनेस, हाँ तो नेचर जो क्या करती है, फिटनेस के लिए सिलेक्ट करती है, जो फिट है उसको सिलेक्ट करती है, सिंपल बोले तो ये बोला जाए, ये स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस, इसका मतलब जो काबिल है वही जिंदा रहेगा। अब बी वाले काबिल थे क्योंकि उन्होंने अपने अंदर चेंज आने पर चेंज कर लिए थे, ए वाले काबिल नहीं थे, चेंज आने पर चेंज नहीं कर पाए, इसलिए मर गए, ठीक है। One must remember that the so-called fitness is based on the characteristics which are inherited. अब फिटनेस जो बोला इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कड़क बैक्टीरिया था, नहीं, इसका मतलब ये है कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें वेरिएशन आया नहीं या नहीं आया, है ना, इसके अंदर इसका मतलब उन्होंने अपने अंदर तब्दीली लाया या नहीं लाया, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बहुत कड़क कॉल थी, बहुत मजबूत थे वो, ये कभी भी नहीं होता फिटनेस का मतलब, ठीक है। फिटनेस का मतलब कि उन्होंने अपने अंदर चेंज कर पाए या नहीं कर पाए, इसका मतलब ये होता है। Hence, there must be a genetic basis of getting selected and to evolve, इसलिए बोलते हैं हमेशा जेनेटिक बेसिस रहेगा, जीन पर भी डिपेंड करेंगे, इवोल्यूशन जो है वो जीन पर भी क्या करेंगे, डिपेंड करेगा। इतनी सारी बड़ी बड़ी खतरनाक बातें चल रही है डार्विन की थ्योरी को समझाने के लिए, है ना, ऐसा है। Another way of saying the same thing is that for some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment। देखो, another way of saying, दूसरा तरीका क्या है बोलने का, another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे माहौल में भी रह सकते हैं जहाँ पर हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बोले तो, यानी इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे समझाए बोले तो कि सम ऑर्गेनिज्म यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो अपने दुश्मन इन्वायरमेंट यानी खतरनाक कंडीशन आने पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म को नेचर सेलेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि भाई खतरनाक कंडीशन आ गई, हालात आ गए तो बस नहीं अपन हर जाए, अपने तो कुछ नहीं होता, अपने काम की बात नहीं करके अब छोड़ दो, ऐसा नहीं। अगर खतरनाक कंडीशन आई तो अपने आप को जल्दी से अडॉप्ट करके कोशिश करके हाथ पैर मार के उन्होंने क्या करे, अपने आप को इवॉल्व कर लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नेचर क्या करता है, सिलेक्ट करता है। उसके बोलने का मतलब यार है, ठीक है। अडेप्टिव एबिलिटी इज़ इनहेरिटेड है, जो अडेप्टिव एबिलिटी है यानी अडॉप्ट कर लेना, चेंज को बर्दाश्त करना, चेंज को कबूल करना, ये एबिलिटी इनहेरिटेड होती है बोलते। इट वॉज जेनेटिक, इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस, इसका जेनेटिक बेसिस है ना। नहीं देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने अडॉप्शन कर लिए तो फिर उनके बच्चे भी अडॉप्टेड आएंगे, उनके बच्चे भी अडॉप्टेड आएंगे, ऐसा यानी जैसे एक मरतबा वो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ चेंज हो गई तो उसके जो बच्चे रहेंगे वो भी वही स्पीशीज़ के आएंगे, वो भी वो इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। उसका बोलने का मतलब यार, समझे बात। फिटनेस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाई नेचर। तो फिटनेस क्या है बोलते हैं, फिटनेस इज़ द एंड रिजल्ट, वो एक एंड है ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाई नेचर। यानी फिट, अगर तुम फिट है तो क्या करेंगे, नेचर तुमको सिलेक्ट करेंगे, और तुम्हारा इसका मतलब तुम्हारा इवोल्यूशन हो गया। अगर तुम फिट हो गए इन्वायरमेंट में, इसका मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। तो देखो अपन इतना बड़ा पढ़े लेकिन इस पैराग्राफ में कुछ भी काम की बात है क्या नहीं है, सब समझाने की बात है कि डार्विन क्या बोल रहा था। डार्विन इतना ही बोल रहा था बस फिश और फॉल को मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। हाँ, यानी सबसे पहले जब एक ही चीज़ याद रखने का लाइफ स्पैन था, कौन सा वो पूछ सकता। और दूसरी बात, अगर मोटा मोटा बोले, डार्विन ने इतना नहीं बताया कि जो अच्छा है, जो अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे वही क्या करेंगे, जिंदा रह पाएंगे। चेंज आने पर जिन्होंने अपने अंदर चेंज करे तो उसका मतलब वो जिंदा रहेगा। चेंज आया लेकिन उन्होंने अपने अंदर चेंज नहीं करे, ये जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, ऐसा बोलना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे डायनासोर है, डायनासोर जिंदा थे मानो अभी का, लेकिन जैसे पहले मानो ऐसा समझ लो कि भाई बहुत बारिश होती थी, रात दिन बारिश रहती थी, तो डायनासोर जिंदा थे। अचानक क्या हो गया, गर्मी बढ़ गई, ऊपर से आग गिरना चालू हो गई। अब डायनासोर तो बहुत बड़ी लाइफ स्पैन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, 1-2 सेकंड में अपने आप को चेंज कर लेंगे एकदम से, वो नहीं करेंगे। तो मान के चलो वो गर्मी बढ़ने से, वो क्या बोलते तो आग बढ़ने से उनके वो मर गए, खत्म हो गया। उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं करे, लेकिन उसी टाइम पर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होंगे, कुछ वायरस मौजूद होंगे, उन्होंने फट से अपने आप को चेंज कर लिए तो बच गए, ऐसा। तो कौन अच्छा फिट हुआ इसका मतलब, फिर बैक्टीरिया, वायरस।
चलो, ब्रांचिंग डेसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो ये है उसका ब्रांचिंग डेसेंट। हाँ, ब्रांचिंग डेसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये याद रखना है, ये रट लेंगे, ठीक है। देखो ब्रांचिंग डेसेंट क्या बोलता है? ब्रांचिंग डेसेंट बोलता है कि एक ऑर्गेनिज्म से कई सारे, जैसे अपने पढ़े ना डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और पढ़े एडेप्टिव रेडिएशन, तो वो चीज़, तो ये दो की कॉन्सेप्ट है। एक तो नेचुरल, अभी ये पूरे पैराग्राफ में जो चल रहा था नेचुरल सिलेक्शन ये एक बार उसने बताया इवोल्यूशन दो तरीके से हो सकता है। एक वजह दिया, नेचुरल सिलेक्शन क्या वजह इवोल्यूशन की, और किस तरीके से होता है, क्या होता है वो है। और दूसरी बोल सकते हैं ये ब्रांचिंग डेसेंट्स। तो देखो एक बताओ क्या बताया आपने कि नेचुरल सिलेक्शन कि भाई चेंज आया, चेंज हो गया, तो फिर ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर चेंज कर लिया तो इवॉल्व हो गए, इसका मतलब अलग अलग बन गए। एक है कि भाई ज़रूरतें चेंज हुई होंगी, एक ऑर्गेनिज्म था अलग अलग जगह गया तो एक से अलग अलग बने, यानी ओरिजिन सेम था एक का, लेकिन उससे क्या बने अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने, ऐसा बताया उसने, है ना। तो दो की कॉन्सेप्ट कैसे देखो, एक तो क्या बोला नेचुरल सिलेक्शन समझ में आया ना, ब्रांचिंग नेचुरल तो एक ओरिजिन था, देखो एक मेन ऑर्गेनिज्म था, इससे क्या हुआ बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने, जिसको अपने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोले, ये बोले, तो इसको बोलते ब्रांचिंग डेसेंट है। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांचिंग डेसेंट। ये भी किसने दिया था? डार्विन। हाँ, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट वो सारा किसने दिया था? डार्विन। जैसे एक उसकी वो थी डार्विन फिंच, उससे बहुत सारे बने करके, ये किसने बताया था? डार्विन ने। एडेप्टिव रेडिएशन। तो ये पूछ सकता कि मेन की कॉन्सेप्ट क्या है डार्विन की थ्योरी? एक तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, दूसरा बताया था कि एक सेम ओरिजिन वालों से इवॉल्व होकर अलग अलग बनते हैं करके, ऐसा। तो एक बताया था कि क्यों इवॉल्व करे, तो नेचुरल सिलेक्शन चेंज आने की वजह से। दूसरा बताया था कैसे इवॉल्व करते हैं, तो एक से अलग अलग बन जाते हैं, ये दो चीज़ें थी, ठीक है। इवन बिफोर डार्विन से पहले भी अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट Lamarck had said that evolution of life forms had occurred, but Darwin driven by use and discuss of organs। लेकिन उसने क्या बताया था? देखो डार्विन से पहले लिमार्क ने भी ऐसा बोला था कि नहीं इवोल्यूशन हुआ कुछ ना कुछ, जैसे वो जिराफ की जो एग्जांपल है ना, कि जिराफ पहले थे, उनकी गर्दन छोटी थी, लेकिन वो खाना बहुत ऊपर था, इसने धीरे धीरे गर्दन बढ़ाने की कोशिश करे, ऐसा करके ऐसा दिया था एग्जाम्पल उसने। तो लेकिन ऑर्गन के ऊपर बोल दिया था उसने कि ऑर्गन रहते हैं, ऑर्गन के अंदर चेंज आता है, ऐसा बोल दिया था, तो इसलिए उसकी थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। डार्विन ने स्पीशीज़ पूरे चेंज होने की बताया, उसने क्या बोला? ऑर्गन कैसे चेंज हुए करके, ऐसा बोल दिया था उसने। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ है, उसने क्या करा था? जिराफ की एग्जाम्पल दिया था। हु इन एन अटेम्प्ट टू फॉरेज, जो क्या करता है? कोशिश करता है फॉरेज, लीव्स और टॉल्स ऑन टॉल ट्रीज हैड टू अडेप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ देयर नेक। यानी उसने बोला था कि जिराफ की जो इतनी लंबी नेक हुई वो इसलिए हुई कि वो हमेशा कोशिश करता था टॉल ट्रीज के लीफ खाने की, तो इसलिए उसकी गर्दन नेक लंबी हो गई। तो फिर हाँ, तो इसलिए उसके क्या हुआ? अब देखो उसकी थ्योरी को डिस्प्रूव क्यों करें। एज दे पास्ड ऑन हिज एक्वायर कैरेक्टर ऑफ एलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग जनरेशंस, इसलिए बोलते धीरे धीरे उसके जो बच्चे आए उनकी बढ़ते वो बढ़ गई। जिराफ्स स्लोली ओवर द ईयर्स केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक, नो बडी बिलीव्स दिस कंजक्चर एनी मोर। कोई भी इसकी थ्योरी पर बिलीव नहीं कर रहा था, है ना। अब देखो तो उसने लिमार्क के बिल्कुल, तो उसके इस अंदाजे पर, उसके इस कयास पर कोई भी क्या नहीं करता? यकीन नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो जैसे अभी किसी ने बोला, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कुमार नहीं लोहार है, तो लोहार क्या करता है? ज़िंदगी भर ज़ोर ज़ोर से हथौड़ी से लोहे को कूटते रहता, तो उसके तो हाथ बहुत मजबूत बन जाए। उसने जब इतनी मेहनत करा तो उसके हाथ बहुत मजबूत हुए। जो बच्चा उसका पैदा हुआ तो पहले से इतना मजबूत हाथ लिए पैदा हुआ। अगर ऐसा होता तो फिर टीचर का बच्चा टीचर, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, साइंटिस्ट का बच्चा साइंटिस्ट, उनको पहले कुछ करें, उसके बाप ने शादी मेहनत कर लिया तो इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। अरे ना समझ, तो इसलिए उसकी थ्योरी को, उसके कंजक्चर को, उसके वो जो है ना, उसका कयास को, उसके अंदाजे को लोगों ने गलत बोले कि कुछ भी ऊपर लगा दिया करके ऐसा, ठीक है। तो लिमार्किज्म अब कोई भी नहीं मानता, ठीक है। इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? अब देखो ये दिक्कत, ये बात चलती है, अब ये बहस चलेगी कि इवोल्यूशन प्रोसेस है या फिर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। यानी तुम बोलो तो इवोल्यूशन एक जैसा पूरी एक वो है प्रोसेस है, तो फिर तुम बोलो कि इवोल्यूशन वो है रिजल्ट, ठीक है। चलो देखते हैं वो क्या बोलना चाह रहा है ना। कहीं बोलते ना वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बोला पेपर है, अब जो रहता है मेहनत क्या है? प्रोसेस है।
पढ़ना बोले तो सीखना बोले तो क्या है, नीट का एग्ज़ाम देना। तो नीट का एग्ज़ाम क्या है अपना, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा, और एग्ज़ाम का पूरी प्रोसेस जितनी करेंगे पूरे साल भर पढ़ेंगे, उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो प्रोसेस है। रिजल्ट अपना रिजल्ट है। तो इन दोनों में से क्या है बोलता हूँ। अब देखो इवोल्यूशन एक हिसाब से देखें तो अपन बोल रहे हैं ये जो चीज़ है जो कुछ आज दिख रही है वो सारी इवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो इसको अपन क्या माना, इसका मतलब फिर इवोल्यूशन को प्रोसेस मान लेंगे। तो अब देखो एनसीईआरटी किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द वर्ल्ड वी सी इन एनिमेट एंड एनिमेट, जो हम दुनिया को देखते हैं उसमें दो चीज़ें क्या क्या है, एक है जानदार, एक है भेजा, इज़ ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। जो कुछ भी दिख रहा है अपने को ये सक्सेस स्टोरी का ही रिजल्ट है। बोलो क्या है, इज़ ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। ये सक्सेस स्टोरी है बोलते किसकी, इवोल्यूशन की। When we describe the story of this world, we describe evolution as a process. जब हम कहानी बताने लगते कि दुनिया कैसे बनी तो अपन इवोल्यूशन को कैसा लेते हैं, एज अ प्रोसेस बोलते हैं। क्या करते हैं हम, बोलो जब हम बताते हैं कि दुनिया किस तरीके से बनी, देखो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, बोले थे ना बोले तो पहले ऐसा नहीं था, पहले धमाका हुआ, अमुका ढमका, इस तरीके से बोले थे ना। तो उसमें से क्या हुआ, फिर अर्थ था, बहुत गर्म था, उसके बाद में उसकी सरफेस इन चीज़ों से गैसेस से कवर थी, है ना, मीथेन सबसे कवर थी। फिर बाद में यूवी रेज आई सन से, उसने वाटर को तोड़ दी, फिर ठंडा हुआ। ये सारी चीज़ें जो बोले अपन, तो अपन इसको कैसा ले रहे थे, एक कहानी के तौर पे। क्या बोल रहे थे, कहानी के तौर पे, है ना। तो देखो ये लाइन पूछी जाती है, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, जब हम इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की कहानी सुनाते हैं, तो जब हम इवोल्यूशन को क्या लेते हैं, एज अ प्रोसेस, कि भाई एक प्रोसेस है बाकायदा। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ, जब हम जिंदगी की बात करते हैं कि लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, तो जो कुछ भी हमको दिख रहा हम बोलते हैं रिजल्ट है इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वी ट्रीट इवोल्यूशन एज अ कंसिक्वेंस, रिजल्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। हम बोलते हैं कि ये नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट है। क्या बोलते हैं बोल, नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट है ऐसा। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखना है। वो पूछेगा कि व्हेन वी डिस्क्राइब अ स्टोरी ऑफ वर्ल्ड, वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज, तो बोलेंगे प्रोसेस। और जब बोलेंगे व्हेन ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हम जब जिंदगी कहानी के भी जिंदगी कैसी है लाइफ अर्थ के ऊपर, तो अपन बोलेंगे वो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस का रिजल्ट इवोल्यूशन। We are still not very clear whether to degrade evolution and natural selection as process or end result of unknown process। हम अभी भी क्लियर नहीं बोलते क्या, हमको अभी भी साफ साफ नहीं मालूम है कि वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर, एकदम साफ साफ नहीं मालूम वेदर टू डिग्रेड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज अ प्रोसेस, यानी इवोल्यूशन को, नेचुरल सिलेक्शन को प्रोसेस मानना है या फिर क्या करना है, और एंड रिजल्ट मानना है। कभी उसको रिजल्ट मानना है कि भाई इवोल्यूशन एक प्रोसेस हुई, उसका ही रिजल्ट बनकर आएगा, है ना, सिंपल। तुमको क्या करना है, तुमको जब पूछा जाएगा तो तुमको बोल देना है, जब स्टोरी सुनाई जाएगी वर्ल्ड की तो वो प्रोसेस है, और जब लाइफ के बारे में रिजल्ट है, बस नेचुरल सिलेक्शन। बिल्कुल, यानी फिर वो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस बन जाएगी उस टाइम, ठीक है ना, और इवोल्यूशन रिजल्ट बन जाएंगे। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब देखो आगे कौन था, थॉमस माल्थस। देखो अब जो डार्विन जो मोटिवेट हुए थे वो कैसा हुआ था, देखो क्यों ऐसा सोचा था उसने। ठीक, इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशंस इन्फ्लुएंस डार्विन। ये ऐसा हो सकता है बोलते कि जो थॉमस माल्थस ने जो काम करा पॉपुलेशन पे, जो रिसर्च करा था, उसने देखा था कि भाई ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो वहाँ कंपटीशन चालू हो जाता है, झगड़े होते हैं, है ना, तो फिर कुछ अलग अलग चीज़ें बनती है, बहुत सारी पॉपुलेशन है तो सारी चीज़ें रिसोर्सेज के लिए झगड़े होंगे, उसकी वजह से कुछ अलग स्पेशल बनना चालू हो जाएंगे, है ना। नेचुरल सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन दिस सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल। अब जो नेचुरल सिलेक्शन है बोलता अपना इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन, वो कुछ ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, ऐसा एकदम थ्योरी नहीं है, हाइपोथेसिस नहीं है, कुछ ऑब्जर्वेशन को देखा कर ऐसा बोला गया है कि वैसा हो सकता है, ठीक है, विच आर फैक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि देखो खाना पानी तो लिमिटेड है कि नहीं, अनलिमिटेड है क्या, कि भाई तुम कितना भी खाओ, तो ऐसा रहता तो कोई गरीब रहते ही नहीं फिर, है ना, सारे के सारे क्या रहते, अमीर रहते। पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। Natural processes are limited, populations are stable in size except for seasonal fluctuation। अगर हम seasonal fluctuation की बात ना करें, मौसम अगर नहीं बदलता है तो पॉपुलेशन क्या रहती है, स्टेबल रहती है,
जैसे मौसम बदलेगा तो जो देखो मौसम चेंज होगा तो क्या होगा, जैसे अभी बारिश है, बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, चारों तरफ जो अपने ब्लू ग्रीन अलगी दिखेंगी, हरी हरी, लेकिन अचानक अगर मौसम चेंज हो गया, धूप आ गई तो पूरी ब्लू ग्रीन मर जाएंगी, है ना। तो फिर तो पॉपुलेशन चेंज हो गया ना, लेकिन जब तक कि बारिश कंटिन्यू रहेगी तब तक क्या रहेगा, ब्लू ग्रीन अलगी कंटिन्यू रहेगी, उनका पॉपुलेशन मेंटेन रहेगा। तो वो बोल रहा है कि समझा रहा अपने को, देखो क्या, तो फॉर एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक, इन फैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर ए लाइक, नो इन फैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर लाइक। इसका मतलब यानी पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, दो भी सेम नहीं रहते बोलते। जैसे पॉपुलेशन में तो इंसान है, दो इंसान एक जैसे रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, यानी हर पॉपुलेशन का हर मेंबर, हर इंडिविजुअल अलग है अपने आप में। तो क्या होगा, देखो खाने पानी कम है, हर किसी को अपने पेट की पड़ी है, तो क्या करेंगे, झगड़े करेंगे, कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे जिससे वो स्टेबल हो पाए, करेंगे क्या नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हो। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, हालांकि इंसान ऊपर से देखे तो सबको दो हाथ है, सबको दो क्या है, पैर है, सारी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी दो इंडिविजुअल सेम हो सकते, क्या है, दो अलग अलग है ना। मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड ETC। अब बहुत सारी वेरिएशंस क्या होती है, इनहेरिटेड, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। द फैक्ट दैट थेरोटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इन एवरी इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमल। अगर देखो क्या बोल रहा है, क्या फैक्ट है, फैक्ट दैट थेरोटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली। अगर हम 100% रिप्रोडक्शन मान लें, हर कोई 100% रिप्रोडक्शन कर रहा है, उतनी पूरी जितनी कैपेसिटी अपनी रिप्रोडक्शन करने की उतनी कैपेसिटी से रिप्रोड्यूस कर रहा है हर ऑर्गेनिज्म, तो फिर क्या होगा, ग्रोथ कम बढ़ेगी क्या, बहुत स्पीड से बढ़ेगी, बहुत स्पीड से ग्रोथ होगी ना फिर। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन द ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ये चीज़ कहाँ देखी गई, बैक्टीरिया, हाँ, क्योंकि उसमें तुमने मीडियम डाल दिया भरपूर, तो एकदम स्पीड से ग्रो करते, उनको इतना दिमाग थोड़ी है ये करना है वो करना नहीं, वो एकदम स्पीड से ग्रो करेंगे। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इज रियलिटी आर लिमिटेड, एंड फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इन रियलिटी आर लिमिटेड। और जो अभी जो अपनी पॉपुलेशन रहती है उसमें फैक्ट पॉपुलेशन कैसे रहती है, लिमिटेड रहती है कि नहीं, है ना, कंट्रोल रहते ना पॉपुलेशन। मीन्स दैट देयर हैड बीन कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी हर कोई ऑर्गेनिज्म अपना पूरा दान लगा के रिप्रोड्यूस करेंगे तो फिर यानी रिसोर्सेज जो है तुम्हारे लिमिटेशन है, तो इसलिए कंपटीशन बहुत सारा है। यानी वो मोटी बात क्या समझाना चाह रहा है कि कंपटीशन की वजह से इवोल्यूशन हो गया, चीज़ें कम थी, हर किसी ने अपने को लेना चाहा। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अपने को मालूम है सीट कम, हर कोई क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और जो अपने अंदर चेंज ला लेगा, प्रैक्टिस करके बेहतर बन जाएगा, वो सीट ले लें, इसका मतलब उसमें इवोल्यूशन हो गया। तो ऐसी चाह रही, यही पिक्चर है, ठीक है, वही समझाना चाह रहा हूँ। Size in reality are limited means that there had been competition for resources, only some survived and grew at the cost of others that could not flourish। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, क्या होगा, जब कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो क्या होगा, ओनली सम सर्वाइव, कुछ ही जी पाएंगे, एंड ग्रीव और ग्रो करेंगे, एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लरिश, उनके बदले जो नहीं जी पाए, यानी किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, और जिनको मिल गया इसका मतलब उनमें इवोल्यूशन हो गया, नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया। ओनली हाँ द नोवेलिटी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस। अब जो उसका मेन थीम था, जो ब्रिलियंट वो था उसका इनसाइट, सोच थी उसकी, वाज दिस, ही asserted that variations which are inheritable and which make resource utilization better for new। अब उसने क्या करा, अभी कंपटीशन तो होता आम जिंदगी में, लेकिन उसने जो स्पेशल चीज़ करा, उसकी जो नोवेलिटी थी, जो ब्रिलियंट इनसाइट था, इनसाइट बोले तो क्या सोच होता है ना, वो क्या थी, उसने क्या बोल दिया, जो वेरिएशन है तो वो इनहेरिटेबल रहते बोलते, तो वेरिएशन जो चेंज आया ऑर्गेनिज्म में तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होगा, जैसे उसने ऐसा नहीं बोला कि वो ऑर्गन ऐसा वैसा, उसने क्या बोल दिया कि DNA में चेंज आ गया, जीन्स में चेंज आना चालू हो गया, तो इसलिए वो नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यू रहा। ही asserted that variations which are inheritable and which make resources utilization better for new, adapted to habitat better, which enable only those to reproduce and leave more progeny।
तो उसने क्या बोला, देखो पूरी लाइन का मतलब क्या हो रहा है कि डार्विन, हाँ, ही asserted that variations which are heritable and which make resources utilization better for new will able few, हाँ, for few will able only those to reproduce and live progeny। इसका मतलब इसने ये बोला कि देखो रिसोर्सेज कम है, सारी चीज़ें कम है, तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेनी जो बनाएंगे वही क्या कर सकेंगे, रिसोर्स को, रिसोर्सेज उनको ही मिल जाएंगे वो फिर, हैबिटेट को अडेप्ट कर लेंगे, उनके वास्ते वही रिसोर्सेज नहीं की हाँ, उन्हीं के लिए फिर रिसोर्सेज बच जाएंगे। इसलिए इसका मतलब जिसकी प्रोजेनी ज़्यादा रहेंगी वो क्या करेंगे, उसका अडॉप्ट कर लेंगे। इसका मतलब वो रिप्रोडक्टिवली फिट है, उन्होंने ज़्यादा प्रोजेनी बनाई, इसका मतलब वो फिट होगा रिप्रोडक्टिवली, ऐसा। Hence, for a period of time, over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a chance in population characteristics and hence new forms appear to arise. Hence, for a period of time, यानी वक्त के साथ साथ बहुत सारे दिन होने के बाद में, over many generation, बहुत सारे जनरेशन के बाद में, survivors will leave more progeny and there would be a chance in population characteristics and new forms appear to arise। यानी धीरे धीरे, इसका बोलने का मतलब ये आ रहा कि जैसे कोशिश करते रहेंगे अच्छा बनने की, तो उस अच्छा बनने एक एकदम नई स्पीशीज़ मालूम आ जाएंगी और तुमको नहीं, अब पूछते ना कोई भी कि मैं कैसा होगा बताओ, तो उसने बोला कि ऐसा एकदम से चेंज नहीं आएगा, थोड़ा के चेंज आना चालू होगा, थोड़ा चेंज आएगा, फिर एकदम से, जैसे इंसान मान लो, चलो कि अभी फॉर एग्जाम्पल अभी इंसान रोबोट बना लेता, मशीन्स बना लेता, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कम होगा, अब धीरे धीरे दिमाग का इस्तेमाल कम हो रहा, कम होते एक दिन ऐसा आया, अब अपने को मालूम नहीं पड़ रहा, नेक्स्ट जनरेशन में और कम इस्तेमाल करे, उससे जनरेशन पूरी लैपटॉप, हर चीज़ तो आ गई, रोबोट आ गए, मोबाइल आ गया, हर चीज़ तो जो बोले वो बोलने थी हो जा रहा, तो इंसान ज़बान का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा देगा, दिमाग का इस्तेमाल कम, ऐसा मान लो कि दिमाग ही गायब हो गया इंसान में से। हाँ, तो ओवर मेनी जनरेशन सर्वाइवर्स जो जिंदा रह गए ना, वो क्या करेंगे, विल लीव मोर प्रोजेनी, वो बहुत सारी प्रोजेनी बनाएंगे, है ना, एंड देयर वुड बी अ चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैंस न्यू फॉर्म्स अपीयर टू अराइज, और अपने को मालूम भी नहीं पड़ेगा लेकिन एक नई फॉर्म बन जाएंगी, ऐसा भी बोले अपने उसकी, इसकी बगैर दिमाग वाले इंसान। देखो तो समझ में आया इतना पूरे इसमें से कौन थे अच्छे से याद रखने अपने को, जो इसने बोला कि डार्विन की नोबेलिटी क्या थी करके, है ना, तो वो पॉइंट याद रख लो, क्योंकि बाकी तो इतनी सारी थ्योरी है, ऐसा होता है वैसा होता है, अलग अलग एग्जांपल, कुछ इतना दिमाग के पूरा ऊपर से चल जाता पूरा। देखो मेन चीज़ क्या याद रखने की अपने को, कि यहाँ पर जो बोला उसने कि डार्विन की जो नोबेलिटी थी, क्या बोले, देखो ये वाली, the novelty and the brilliant insight सोच of Darwin, he asserted that variations which are inheritable and which make resources utilization better for new individual better for few will enable only those to reproduce and live more progeny। उसने बोला यानी वही इवॉल्व करेंगे जिनके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी रहेंगी रिप्रोड्यूस करने की, वही बाकी रहेंगे, सिंपल, यानी जिसकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा है वो बाकी रहेंगे। इस बोलने का स्टेटमेंट का मतलब ये यानी जो रिप्रोडक्टिवली फिट है, इसका मतलब वो नेचर उसको सिलेक्ट करेगा। ये इतने पूरे पैराग्राफ से ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना है आपको। चलो, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेसिएशन अकर। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, इस वेरिएशन का ओरिजिन क्या है, शुरुआत कैसे होती है। तुम बोला ना यार ऐसा धीरे धीरे, अब जैसे पूछेंगे ना तुम इवोल्यूशन ऐसा हुआ, तो शुरुआत कैसा हुई इवोल्यूशन होने की, किस वजह से हुआ, क्या वजह बनी इवोल्यूशन के, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेसिएशन अकर, और ये नई नई स्पीशीज़ कैसा बनी, अब उसकी बात करें। इवन दो मेंडल हैज़ टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स, जो मेंडल ने इनहेरिटेबल फैक्टर के बारे में बताया, क्या पेरेंट्स से प्रोजेनी में क्या होता है, फैक्टर्स जाते हैं करके, इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, जो क्या करते हैं फिनोटाइप पर असर करते हैं। डार्विन आइदर इग्नोर दीज ऑब्जर्वेशन, डार्विन ने इनको छोड़ ही दिया, इनको कंसिडर में लिया ही नहीं उसने, और केप्ट साइलेंस, या फिर इस बारे में खामोश रहा, उसने कुछ बात नहीं करा इस बारे में। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, ह्यूगो डी वरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज brought forth the idea of mutation, उसने म्यूटेशन का आइडिया लाया।
कि वेरिएशन कैसा आता है। अब पूछेंगे ना, अपने पढ़ लिया ना, मॉलिकुलर बेसिस में भी पढ़ी कि अब डार्विन ये तो जो बोल रहा था इस तरीके से होता है, स्पेसिएशन ऐसा होता है, नवी स्पीशीज ऐसी बनती करके, लेकिन इसके आइडिया को किसने डिस्कस कर दिया? ह्यूगो दी वरिस साइंटिस्ट। नाम करेंगे उसका, देखो उसकी कुछ बातों को अपन मानते हैं आज भी, लेकिन वो जो बोला था डार्विन ने क्या, कि धीरे धीरे चेंज आता, ऐसा होता वैसा होता है ना, उसने क्या बोला? दो चीज़ें बोलता, एक तो डायरेक्शनल रहता, बोले फ्लो क्या रहता, सिलेक्ट करना चाह रहा है, अपने आप को इवॉल्व करना चाह रहा है, धीरे 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 इवॉल्व हो गया, ऐसा बोला था किसने? डार्विन ने। और बोला था बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन ह्यूगो दी वरिस वो साइंटिस्ट थे जिसने इन दो थीरीज को, डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को उन्होंने डिस्कार्ड नहीं करे, लेकिन वो डायरेक्शनल फ्लो और धीरे धीरे होने वाले को डिस्कार्ड कर दिया। क्या बोले देखो, ही बिलीव दैट, वो क्या बिलीव करते थे? इट इज़ म्यूटेशन विच कॉजेज इवोल्यूशन। इनका क्या मानना था? नेचुरल सिलेक्शन कुछ नहीं, म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन आता है, क्योंकि डीएनए में चेंज हो गया, इसका मतलब नया बन गया, ठीक है ना। एंड नॉट द माइनर वेरिएशन है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन नहीं आता कि धीरे 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 चेंज आ रहा, नहीं ऐसा नहीं, एकदम से फौरन अचानक पूरा डीएनए बदल गया, नई स्पीशीज बन गया फौरन। Arises suddenly, तो उसने बोला था वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज ब्रॉट फोर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, लार्ज डिफरेंसेस अराइज। देखो ये स्टेटमेंट, ये बहुत अच्छे याद रखना है उसका स्टेटमेंट, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोले? लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, एकदम से बहुत बड़ा डिफरेंस आया था म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन की वजह से एकदम डीएनए चेंज हो गया, तो नए ऑर्गेनिज्म बन गए ऐसा। ही बिलीव दैट, उनका मानना था दैट इट इज़ म्यूटेशन विच कॉजेज रिवोल्यूशन। तो ह्यूगो डी वरिस का क्या मानना था? नेचुरल सिलेक्शन नहीं, म्यूटेशन। ऐसा नहीं कि भाई उनको ज़रूरत थी ऐसा करे वैसा करे, कुछ नहीं, म्यूटेशन था, म्यूटेशन हुआ इस वजह से क्या आ गया? इवोल्यूशन हो गया। एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, और उसने ये भी बोला कि भाई छोटा छोटा वेरिएशन नहीं आता, जैसे डार्विन मान रहे थे कि थोड़ा थोड़ा होगा, धीरे 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 वेरिएशन है, उसको इसलिए मिलियन साल गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं। द डार्विन टॉक्ड अबाउट है, जिसके बारे में डार्विन ने बोला था कि माइनर माइनर वेरिएशन, ऐसा नहीं, म्यूटेशन आर रैंडम। ये दो स्टेटमेंट है। जैसे डार्विन क्या बोले थे कि इवोल्यूशन एक डायरेक्शनल फ्लो है, इन्होंने बोले इवोल्यूशन रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि भाई जो बनने वाली स्पीशीज है वो काबिल ही बने, अच्छी बने, ख़राब भी बन सकती है, कुछ बेकार भी बन सकती है, कुछ फजूल भी बन सकती है। तो म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। और क्या रहती है? ऐसा नहीं कि भाई जिस चीज़ की ज़रूरत थी उस डायरेक्शन में म्यूटेशन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, डायरेक्शनलेस। वाइल डार्विन वेरिएशंस आर स्मॉल, जबकि डार्विन की वेरिएशन कैसी थी? स्मॉल, छोटी छोटी, एंड डायरेक्शनल थी। उनका बोलना यार था कि जो वेरिएशंस रहती है वो स्मॉल स्मॉल थोड़ा थोड़ा करके होती है और बहुत टाइम लगता है, जबकि इन्होंने क्या बोले कि जो म्यूटेशन रहती वो एकदम से हो जाती, हाँ कोई डायरेक्शन नहीं रहती। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल, धीरे धीरे, वाइल डी वरिस बिलीव्स म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन एंड हेंस कॉल्ड इट साल्टेशन। तो उन्होंने ह्यूगो डी वरिस क्या बोल रहे थे? एकदम से म्यूटेशन हो गई और नई स्पीशीज बनी। जैसे देखो इंसानों में म्यूटेशन हो गई, उसकी स्किन का कलर गायब हो गया, एकदम वाइट हो गया पूरे के पूरे, हो जाता है ना म्यूटेशन होता, तो अपन पढ़ते ना क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म बोलते, तो एकदम नई चीज स्पीशीज दिखती हो, अपन नई स्पीशीज तो मानते नहीं, हाँ एकदम सिंगल स्टेप, आप तो अच्छा था लेकिन बेटे में म्यूटेशन हो गया, हाँ एक ही दम से होता, एकदम से बहुत बड़ा म्यूटेशन होने से नवी स्पीशीज बनेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा नेचुरल सिलेक्शन से धीरे 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 तब जाकर नवी स्पीशीज बनेंगी, ऐसा नहीं होगा। जैसे बैक्टीरिया में देखते ना अपन, एकदम से फौरन म्यूटेशन होगा और नवी स्पीशीज बन गई। वायरस में देखते एकदम से म्यूटेशन होता, नई स्पीशीज आ जाती। तो ऐसा मानना था कि, और रिसर्च किस पर कर रहे थे? इवनिंग प्राइमरोज पे, ये भी अच्छे से याद रखना है। इस पर क्या है इवनिंग प्राइमरोज? ये इवनिंग प्राइमरोज है ना, इवनिंग प्राइमरोज में रिसर्च करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि जो बहुत देखो, म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन एंड हेंस कॉल्ड इट साल्टेशन। उन्होंने क्या बोले थे? म्यूटेशन को साल्टेशन। तो व्हाट इज साल्टेशन? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। studies in population genetics later brought about some clarity। जब इसको तुम बाद में पढ़े तो उसके अंदर और ज़्यादा क्लैरिटी आई जाती है।